अगर गूदा है तुम लोगों में, तो अफगानिस्तान से जो सर पर ग्रंथ लेकर लौटे थे ना सिख भाई हमारे, जाओ उन ग्रंथों को ले जाओ और उन्हीं गुरुद्वारों में स्थापित करके आओ। गूदा है तो पाकिस्तान के लाहौर में जाओ जहां सैकड़ों गुरुद्वारे थे, और उन गुरुद्वारों में अभी क्या हो रहा है वो जाके पता करो। जाकर खालिस्तान का राज जो है वहां पे स्थापित करो। राजधानी तो तुम्हारी लाहौर ही थी ना। और जाओ, वहां महाराजा रंजीत सिंह का सरकार वहां पे चला करता था, हमारे सिख की रियासत वहां पे था। जाओ बेटा, घोड़े पे बैठो और गुरु ग्रंथ साहिब लेके जाओ और वहां के गुरुद्वारे में स्थापित करके आओ, और मैं तुम्हारे साथ 100 निहंगों की 100 खालिस्तानियों को भेजता हूं। कल तक मंदिरों पर लिख रहे थे खालिस्तान जिंदाबाद, मोदी हाय हाय जो भी है। आज आपके कॉन्सुलेट पे हमला हो रहा है, कल को कोई रॉकेट लॉन्चर भी मारेगा। मेरे ऊपर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का चार्ज लगता है, केवल मैं वीडियो बनाता हूं इस पर। और एक व्यक्ति अपने समर्थकों के साथ हिंसा के सारे हथियार लेकर के सड़कों पर उतरता है, पुलिस स्टेशन पर हमला बोलता है, और तब उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। सबसे ये प्रश्न पूछने चाहिए कि इस देश में साला चल क्या रहा है। ड्राइवर था और ये कोई सिख हुई कुछ नहीं है। ये दाढ़ी काटे हुए था, बाल जो है स्टड टाइप का रखता था, मतलब ड्राइवर लोग जितना मैनेज कर सकते हैं उस तरह का, और ये वही काम करता था। इसको क्या किया गया कि वहां से लाया गया है, ग्रूम किया गया है, इसको बताया गया है इन्होंने तुम्हारे गुरुओं को, उनके पुत्रों की बलि चढ़ाई है, उनकी तुम आज चरण वंदना कर रहे हो। इसीलिए तुम्हारा कभी भी कोई भी लक्ष्य तुम्हारा सिक्खी को रिवाइव करने का है ही नहीं। तुम्हारा पूरा का पूरा लक्ष्य यह है कि तुम सत्ता लोलुप हो। तुम्हें लगता है, मतलब किसी स्वप्न में लगता है कि तुम भारत से अलग होके तुम जो है अलग एक राष्ट्र बना लोगे और उसके तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे। दोस्तों, एक तरफ खालिस्तान को लेकर के पंजाब में जिस तरह की अग्नि भड़की हुई है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन लोगों को इसे एक इंटरनल थ्रेट की तरह ट्रीट करना चाहिए और उस पर कुछ कार्रवाई करें ना करें, कुछ स्टेटमेंट तो देना ही चाहिए था, वो सब अपने ही हैंडलों से मोदी तेरा कमल खिलेगा और पवन खेड़ा ने क्या बोल दिया, इसी पर पिछले 2 दिनों से अटके हुए हैं। दिल्ली के एमसीडी में अगर मारपीट हो गई है काउंसलर्स के बीच, पार्षदों के बीच की मारपीट, उसको जो है सारे भाजपा के नेता उस पर बोल रहे हैं, और 1-2 नेताओं को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा और किसी ने भी खालिस्तान में जो एक बवासीर पूरा पलकर अमृतपाल सिंह जो है उसके नाम पर उभर कर आया है, उस पर किसी ने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने की चेष्टा तक नहीं की है। अब आप मुझे बताइए कि कुछ लोग जो है कह रहे हैं कि नहीं, हर बात पर जो है अमित शाह थोड़े न बोलेगा गली का हर कुत्ता। वो गली का कुत्ता नहीं अमृतपाल सिंह। ये किसी को ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि खालिस्तान जो है रिवाइव होने वाला है। वो रिवाइव हो चुका है और वो हमें दिख रहा है। सड़कों पर पुलिस को मारा पीटा जा रहा है, 500-500 हजार लोगों की भीड़ जो है पुलिस स्टेशन पर किस तरह से हमला बोल रही है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। पत्थर चल रहे हैं, डंडे चल रहे हैं, तलवार लहराए जा रहे हैं, बम और पिस्तौल खुल्लम खुल्ला दिखाया जा रहा है। आपकी गाड़ियों को रोका जा रहा है, पुलिस की भीड़ में जो है निहंग घोड़े पे घुस करके मार रहा है। 40-40 पुलिस वाले जो है आहत हो रहे हैं, और उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं, आपके लिए दिल्ली के एमसीडी में काउंसलर्स लड़ रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम अमृतपाल सिंह पर या खालिस्तान पर या पंजाब की जो इंटरनल स्थिति है उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये नॉर्मल रैलियां नहीं हैं। जिनको भी ये कन्फ्यूजन है वो ये भ्रम त्याग दें। नॉर्मल रैलियां आज से 1 वर्ष पहले थी जो पंजाब में हो रही थी। जब पंजाब में नई सरकार आई थी तो उसके अराउंड जो है ये सब नॉर्मल रैलियां इक्का दुक्का कहीं कहीं पर दिख रही थी, और उसके बाद सरकार बन जाती है तो ये रैलियां थोड़ी प्रोमिनेंट हो जाती हैं, और पुलिस की मौजूदगी में देश की संप्रभुता को, अखंडता को छिन्न भिन्न करने के नारे लगाए जा रहे थे। और उस वक्त से आज तक इस विषय पर न केंद्रीय गृह मंत्रालय कुछ बोल रहा है, न अमित शाह के हैंडल से कुछ आ रहा है, न प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के उससे आ रहा है। कुछ लोग जो यह पूछेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का सब्जेक्ट होता है, उनके लिए उत्तर जो है इसी वीडियो के अगले भाग में है, वो अवश्य रुकें और वो सुन करके जाए। पुलिस को धमकी दी जा रही है कि 1 घंटे में अगर तुमने लवप्रीत तूफान को रिलीज नहीं किया तो हम जो भी होगा आगे उसके लिए हम उत्तरदायी नहीं होंगे। और पुलिस
दे पे हीड टू इट, दे मेक श्योर कि वो उसके चरणों में लेट जाएं और अच्छी अच्छी बातें करें कि नहीं नहीं, हमने देखा, हमारे पास लोग आए थे, उन्होंने हमें समझाया कि नहीं वहाँ तो उस दिन लवप्रीत था ही नहीं, इसलिए हम जो है उसको रिलीज कर देंगे। और आप पूरे एकदम जिस तरह का लहजा अमृतपाल का है, उसके समर्थकों का है, और उसके आप विपरीत इन लोगों का, पुलिस का देखे लहजा, वो लग रहा है कि वो डरे हुए हैं, उन्हें एकदम क्लू नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए एक पुलिस के तौर पर, या फिर उनको ऊपर से कुछ इस तरह के आदेश हैं कि आपको इसी तरह से दिखना है। जहाँ पर कोई भी मतलब 25-26 साल का ड्रग एडिक्ट हो या जो भी बेरोजगार लौंडा है जिसको कोई काम नहीं, वो अचानक से उभरता है, भीड़ जुटाता है और बोलता है कि नहीं पंजाब को हम अलग कर लेंगे और हम तो इधर खालिस्तान बनाएंगे। और वो बोल केवल नहीं रहा, वो वस्तुतः यहाँ तक बोल चुका है कि बनाएंगे नहीं, खालिस्तान बन चुका है, ये पंजाब हमारा है, हम दिल्ली वालों से मांग नहीं रहे दिल्ली से, ये हमारा हो चुका है। इस तरह की बातें वो कर रहा है। और हाँ, ये वही देश है जहां पर किसी नेता के ऊपर आप टिप्पणी कर देंगे तो एक राज्य की पुलिस जो है उस नेता को गिरफ्तार करने के लिए चली जाती है। किसी नेत्री का नाम अगर आप ले लेंगे तो 8-8 दिनों तक जो है जेल में बंद रखा जाता है पत्रकारों को। किसी का आप कार्टून बना देंगे तो आप पर धाराएं इतनी लगा दी जाएंगी कि आपको बेल मिलना मुश्किल हो जाएगा, और आप जो है 5-5 साल और पता नहीं कितने सालों के बाद आपको कोर्ट जो है कहेगा कि नहीं इसमें कुछ समस्या नहीं है। आप नॉर्मल बयानों पर NSA लगा लेते हैं, नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का प्रयोग होता है एक नॉर्मल ट्वीट पर, एक नॉर्मल बयान पर। मैं वीडियो बनाता हूं तो मेरे ऊपर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का चार्ज लगता है, केवल मैं वीडियो बनाता हूं इस पर कि आपने सुप्रीम कोर्ट की गरिमा गिरा दी। और एक व्यक्ति अपने समर्थकों के साथ हिंसा के सारे हथियार लेकर के सड़कों पर उतरता है, पुलिस स्टेशन पर हमला बोलता है, और तब उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, न होती है, न होते हुए दिखती है कि कोई कुछ बोल ही दे, कुछ नहीं बोला जाता है उसके ऊपर। ये कुछ वैसे प्रश्न हैं जो आपको अपने सोशल मीडिया पर, आपको अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव से सबसे ये प्रश्न पूछने चाहिए कि इस देश में साला चल क्या रहा है। आप उसको सुनिए कि वो कैसे बता रहा है कि हम तो तंत्र के सताए हुए हैं। विक्टिम कार्ड निकाल चुका है, अमृतपाल सिंह को अब मीडिया में बुलाया जा रहा है, जो है हर व्यक्ति, हर मीडिया वाला उसके पास पहुंच करके उसका इंटरव्यू ले रहा है, और उसको उतनी कवरेज मिल रही है जितनी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन मीडिया वाले हैं, उनके लिए तो जिस भी चीज़ से TRP आएगी उसको वो प्रमोट करेंगे ही। इन सब के बाद जो सोशल मीडिया पर एक साइऑप्स जो चल चुका है, एक टूल किट है जो हमें और आपको बहुत ही सूक्ष्मता से समझने की आवश्यकता है। और उस पर द हॉकाई का पूरा एक 12 ट्वीटों का थ्रेड है। मैं चाहूँगा कि जो भी ट्विटर पे हैं वो लोग जाकर इसे अवश्य पढ़ें कि किस तरह से एक इलिजिटिमेट और एक असंवैधानिक जो चीज़ें हैं, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उसको आपके मन में इस तरह से स्थापित किया जा रहा है कि नहीं यार, बात तो सही कर रहा है बंदा, वो तो संविधान के दायरे में रहने की बात कर रहा है, वो तो जो है ऐसा कुछ नहीं कह रहा है जो लगे कि अनैतिक है। इसी की अवधारणा पे तो, लैंग्वेज की अवधारणा पे तो राज्यों को बनाया गया था। तो अगर वो सिर्फ डिबेट करना चाह रहा है तो क्यों नहीं हम सुने। अब देखिए कि ये जो कर रहा है वो वस्तुतः जो सेसेशनिस्ट होते हैं, अलगाववाद जो होता है, उसको मेन स्ट्रीम करने की चेष्टा की जा रही है। यह प्रयास हो रहे हैं कि किसी तरह से इस तरह की जो भी मांग जहां भी उठ रही है उसको सामान्यीकृत कर दिया जाए, उसको नॉर्मलाइज किया जाए कि यार ये मांगना कोई गलत थोड़े है कि हमारा एक अलग समूह है। और देखिए विश्व में कई राष्ट्र ऐसे ही बने हैं जिनका लैंग्वेज अलग था, और भारत तो यूनियन ऑफ स्टेट है, तो स्टेट तो अलग हो सकता है, भारत कभी भी एक राष्ट्र था ही नहीं। इस तरह की बातें आपको आपकी इतिहास की अज्ञानता का या अनभिज्ञता का लाभ लेकर के आपके ऊपर इस तरह के टूल किट का प्रयोग हो रहा है, जो साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप पर आपको धीरे धीरे प्रभावित करता जाता है। अंग्रेजी में ये बंदा बोलता है,
ये बात आप गौर कीजिएगा। जो भिंडरा वाले अंग्रेजी नहीं बोलता था या बाकी कोई इस तरह का नेता होता है तो वो पंजाबी में ही बोलता है और उसके प्रभाव का दायरा जो है, उसका प्रभाव क्षेत्र जो है वो पंजाबी बोलने वालों तक ही सीमित रहता है। और यही कारण है कि उसको मेन स्ट्रीम मीडिया कभी पिक नहीं कर पाती जब तक कि वो एकदम ही एब्सर्ड कुछ ना बोल दिया जाए, बोल दे, या कहीं पे कुछ घटना उस तरह की हिंसक ना हो जाए। ये बंदा जो है ये अंग्रेजी में बोलता है, भले कॉन्स्टिट्यूशन और इस तरह की बात अंग्रेजी में नहीं आती है ढंग के, लेकिन वो अंग्रेजी में बोल रहा है ताकि जो लोग पंजाब से बाहर के हैं वो भी उसकी बात को समझे, जो वो समझाना चाह रहा है और वो किस तरह से नैरेटिव को पुश कर रहा है। आप अगर देखेंगे कि उसने जेल में जो थाना था वहाँ पर एसएसपी लेवल के अधिकारी से जिस तरह से बात की, बहुत ही अधिक अग्रेसिव था वो, लेकिन साथ ही वो बोल रहा था हम तो सिस्टम के सताए हुए हैं, हम इस स्थिति में पहुँचे कैसे हैं, आपको यह भी देखना चाहिए। तो विक्टिमाइजेशन भी, मतलब हम पीड़ित भी हैं और हम इतने अधिक पीड़ित हैं कि अब हमारे पास तो कोई उपाय ही नहीं बचा ना, इसलिए हमें ये सब करना पड़ रहा है। गवर्नेंस फेल हो चुकी है, सरकार पूरी बर्बाद हो चुकी है और इसी कारण से, नहीं तो बताइए हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हमें क्या मतलब था ये सब करने का, हम तो अपना जो है रोटी खा रहे थे और किसी तरह से हमारा काम चल रहा था। ये सरकार ने हमें विवश किया है कि आज हम जो है बंदूक उठा लें या जो भी हम हिंसा करें। तो ये नैरेटिव नक्सलियों का भी रहा है, जिसको हमेशा से मेन स्ट्रीम मीडिया में यह कहकर अवामी कामी इस्लामी गैंग ये ट्रीट करता है कि नहीं, गरीबी भी एक तरह की हिंसा है और तुमने इतना ज़्यादा उनको गरीबी दे दी, उन तक विकास नहीं पहुंचाया, इसीलिए आज वो बंदूक उठा लिए हैं। और इसे आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से लोग मजबूर होकर के बंदूक उठा रहे हैं। डेमोक्रेसी की बात होगी कि हम तो डेमोक्रेटिकली मांग रहे हैं, हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के ही दायरे में रहकर, कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ है, इस तरह की बातें कर करके एक छल किया जा रहा है आपके साथ मनोवैज्ञानिक तौर पर, ताकि आप उसकी बातों से अगर पूर्णतः नहीं तो आंशिक रूप से सहमत हो जाए और आप उन कीवर्ड्स पे वास्तव में विचार करने लगे कि हाँ यार, संविधान तो कहता है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, संविधान में तो स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, प्रोटेस्ट करने की, ये लोग तो वही कर रहे हैं, कौन सा मतलब देश कहाँ तोड़ के अलग बना रहे हैं, इसमें तो चर्चा होनी चाहिए, चर्चा तो होनी चाहिए। ये जो है ना, ये चाह रहे हैं कि इनका जो डिबेट है उसको किसी तरह से मेन स्ट्रीम में लाया जाए और अलग अलग भाषाओं में, क्योंकि जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं इनको भी पता है खालिस्तान घंटा नहीं बनने वाला है, बनना होता तो बन चुका होता, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य है कि सिविल वॉर टाइप की सिचुएशन अलग अलग जगहों पर भारत में एक साथ बने, ताकि जो अभी की वर्तमान सत्ता है वो बिल्कुल ही क्लूलेस नजर आए कि हम इसको कंट्रोल कैसे करें। एक्सटर्नल थ्रेट था, उसको तो आपने अपनी विदेश नीति या एक इमर्जिंग इकोनॉमी होने के कारण जो है आप बार्गेनिंग टेबल पे आप थोड़े ऊंचे हो गए और आपने एक्सटर्नल थ्रेट्स को काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज किया। एक बहुत बड़ा इंटरनल थ्रेट नक्सलिज्म था, उसको भी राजनाथ सिंह ने ट्रेमेंडस इतना बढ़िया काम करके उसको भी बहुत छोटे दायरे में सीमित कर दिया। लेकिन उसके बाद अब क्या हो रहा है कि नई तरह की चीज़ें, क्योंकि समय बदल रहा है और लोगों के पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, इस कारण से अब नई चीज़ें पुश की जा रही है कि यार लैंग्वेज के आधार पे तो अवधारणा पे वो अलग हुआ था, तो उनको अलग क्यों नहीं दिया गया, उनके अपने लोग वहाँ पर क्यों नहीं हैं, इस तरह की चीज़ों को पुश किया जा रहा है। वैसे ही आप देखेंगे केरल मांगे आज़ादी, बक्सर मांगे आज़ादी, नॉर्थ ईस्ट आज़ादी, इस तरह के नारेबाजियाँ होती हैं। और आज़ादी जो शब्द है वो कश्मीर से आया है। कश्मीर जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट मांग रहा था कि हमें अलग कर दो, वहीं से वो शब्द आया है और वो अलग अलग रूपों में, नारों में आकर के पंजाब जैसे जगहों पर पहुंचा है, जहां पर अभी वहां पर उनके पास एक कारण है कि हमें जो है आप अलग कर दो। और अब इसी सब में आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में, अब जो ये द वायर है, मेन स्ट्रीम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो वामपंथी मीडिया है
उसमें आप देखेंगे कि इसको उसी तर्ज पर आइकॉनिफाई किया जाएगा जैसे कि पहले कुछ कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को जैसे कन्हैया के ऊपर, आयशी घोष के ऊपर, उसके बाद मतलब इस तरह का जो भी छुटभैया हो, उमर खालिद हो गया, सिद्दीक कप्पन हो गया, इन सब के ऊपर जो प्रोफाइल्स की गई कि हु इज अमृतपाल, कौन है, जानिए इसके जीवन के बारे में, हु इज दिस गाय हु इज स्टैंडिंग अप टू द फासिस्ट फोर्सेज, इस तरह से कर करके बड़े बड़े प्रोफाइल इसके छापे जाएंगे। जबकि सत्य कुछ और है। सत्य यह है कि अमृतपाल जो है वो दुबई में ड्राइवर था और ये कोई सिख हुई कुछ नहीं है। ये दाढ़ी काटे हुए था, बाल जो है स्टड टाइप का रखता था, मतलब ड्राइवर लोग जितना मैनेज कर सकते हैं उस तरह का, और ये वही काम करता था। इसको क्या किया गया कि वहां से लाया गया है, ग्रूम किया गया है, इसको बताया गया है। ये जिस तरह के कीवर्ड्स का प्रयोग करता है, कॉन्स्टिट्यूशन और सेल्फ डिटर्मिनेशन और इंटेलेक्चुअल्स से गल्ला करेंगे और इस तरह की बातें कि आप बुला और मैं बात करूंगा, ये चाहता है कि इसको मीडिया में स्पेस मिले और ये बैठ करके वही कोच किए हुए शब्द बनाए। ये हमने किसान आंदोलन में भी देखा है, ये हमने शाहीन बाग में भी देखा है कि कुछ लोगों को कोच करके आगे बताया जाता है कि यही लोग बात करेंगे। ये जो है एक टुटपुंजिया बेरोजगार टाइप का, मतलब जिसको कोई काम नहीं था ढंग का, वहां से उठा करके इसको जो है भिंडरा वाले का रूप रंग दे करके कि उसी तरह की दाढ़ी, उसी तरह का साफा बांध लिया है और इसको खालिस्तान का चेहरा बना करके प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो ये आप मान कर चलिए कि ये कोई ऑर्गेनिक मूवमेंट नहीं है। ये पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, उसके बाद जो है चरणबद्ध प्रक्रिया के बाद, ऐसा नहीं था अब आना था तो उसी वक्त इसको पहुंचा देते, नहीं, वो लगता नहीं ऑर्गेनिक। वो धीरे धीरे करके कि देखिए लोगों में सिस्टम को लेकर के बहुत ज़्यादा निराशा है, हम पीड़ित हैं, हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, हमारा इतिहास बदला जा रहा है, हमें हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, उसमें जातिवाद होता है, इस तरह की चीज़ें कर करके धीरे धीरे कर करके आपको एक इस तरह का एक ड्राइवर को उठा करके जो है वो पता नहीं टिकटॉक पे वीडियो बनाता हो, वहाँ पर से उठा करके इसको जो है स्थापित किया गया है कि नहीं ये जो है नया, इसको अब संत कहो, संत कहो, इसको समझ रहे हैं आप, इसको संत कहने की बातें अब चल रही है कि ये भिंडरा वाले 2.0 जो है ये आया है। कुछ दिन में तो बता दिया उसी का अवतार है। ये सब भी मतलब चलता है, बोला जाएगा कि जिस दिन वो मरा था उसी दिन ये पैदा हुआ था, और इस तरह के भी आपको नौटंकियां आने वाले समय में दिखेंगी। और ये कोई छोटा गुंडा नहीं है कि आप यह कह लें कि नहीं नहीं क्या आम अमित शाह जो है हर टुटपुंजे पे बोले, ना ना ना। छोटा गुंडा जो होता है ना, जिसके बारे में रमाधीर सिंह कहते हैं कि छोटा आदमी है, गुंडे ही करने दो, ये वो नहीं है। इसने आपको दिखाया है, ये वो नहीं है कि हमको 4 माइक मिल जाए, ये राकेश टिकैत नहीं है कि उसके पीछे में मतलब कुछ लोग खड़े हो गए और वो कुछ भी बक्कल तार देंगे इस तरह का। हालांकि उसको भी हीरो बना दिया इस सरकार ने, लेकिन ये टिकैत नहीं है। इसने आपको दिखाया कि ये कर क्या सकता है। ये पुलिस स्टेशन पर हमला कर सकता है, और हमला करने का तरीका देखिए कितनी योजनाबद्ध तरीके से हुआ कि जो भीड़ यहाँ पे आपको आते हुए दिख रही है, उसमें एक ट्रक दिख रहा है ना, उस पे गुरु ग्रंथ साहिब लेके ये चला था। ये नहीं था, मतलब इसके समर्थक थे। और जब आता है कि अगर पुलिस हमला करे तब हम कह देंगे, उसमें 4-5 हिंदू पुलिस वाले तो होंगे ही, तब हम कह देंगे कि बेअदबी कर दी, हमारे तो गुरु ग्रंथ साहिब पे इसने हमला कर दिया, इसलिए हमें तो जो दंगा करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो ये प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब लेकर के चल रहे थे। और पुलिस का भी स्टेटमेंट है कि ठीक है कि गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी नहीं हुई, ये तो सौभाग्य की बात है। इस तरह की बातें पुलिस ने भी की। तो आप सोचिए कि छोटा गुंडा खाली किसी तरह से चर्चा में आ जाना चाहता है कि 10 दिन मेरे बारे में बात हो, मैं हीरो बन जाऊंगा। और इसने जो है प्रॉपर प्लानिंग कर कर के यहाँ तक पहुँचा है। और वही फेज 1, फेज 2, फेज 3 ये सब कर कर के मेन स्ट्रीम मीडिया में इसके इंटरव्यूज आ रहे हैं। उससे अंग्रेजी में आप बात कर लीजिए, हिंदी में बात कर लेगा, पंजाबी में बात कर लेगा, और उसको जो है इसी तरह से प्रमोट किया जा रहा है। अब कुछ वैसे लोगों की चर्चा करेंगे जिनका यह स्टेटमेंट आता है कि अजीत जी आप तो बिना काम का सत्तू पानी लेके मोदी जी पे चढ़ जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर आपको पता नहीं है कि स्टेट का इशू है।
स्टेट का इशू होता है लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। तो अखलाक की हत्या हुई थी तो वो तो स्टेट का इशू होना चाहिए था, उसका इम्पैक्ट भाजपा पे क्यों पड़ा? जुनैद की हत्या हुई थी, हालांकि वो सीट के उसमें हुई थी, वो चलती ट्रेन पे हुई थी, तो उसका इम्पैक्ट भाजपा के केंद्रीय उस पर क्यों पड़ता है? आपके स्टेट में कोई इशू होता है, मान लीजिए दिल्ली में कुछ हो रहा है, तो उस पर कनाडा का क्यों स्टेटमेंट आता है और आप फिर उस पर क्यों बोलते हैं? तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये फर्जी की बातें हैं कि ये स्टेट का इशू है। आप समझिए स्टेट का इशू क्या होता है। स्टेट का इशू है, स्टेट में बलात्कार हो रहे हैं, स्टेट में छीनम छोरी हो रही है, चेन स्नैचिंग हो रही है, चोरी हो रही है, लूटपाट हो रहा है, सामाजिक दंगा हो गया, ये सब स्टेट के इशू में आता है। लेकिन जो ही ये दंगा या जो ही ये कॉन्फ्लिक्ट आइडियोलॉजिकल हो जाता है और उसमें भी सीधे देश की संप्रभुता पे हमला होता है, अखंडता पर हमला होता है, तो वो स्टेट का इशू नहीं रह जाता। पैरामिलिट्री फोर्सेस क्यों होती हैं? अर्धसैनिक बल, उसका यही काम है। नक्सलिज्म भी तो है, वो क्या स्टेट का इशू है? नहीं होता। जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसके लिए ही केंद्रीय गृह मंत्रालय भी होता है। अगर केवल स्टेट का इशू होता तो होम मिनिस्ट्री जो है सेंटर में नहीं होती। सेंट्रल होम मिनिस्ट्री का काम जो है दमन और दीव और दादरा और नागर हवेली और पौंडीचेरी और चंडीगढ़, यहाँ पे पुलिस बिठाना नहीं होता है। वहाँ का काम होता है इंटरनल, भीतर से जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं या विचारधारा है उसको कैसे कंटेन करना है, उसके लिए होती है केंद्रीय गृह मंत्रालय। इसीलिए जब आपको केवल बयान नहीं चल रहे हैं, केवल रैलियां नहीं हो रही हैं, वास्तव में पुलिस स्टेशन पर हमला हो रहा है, तो ये सीड है, वो बीज हैं जो बाद में अंकुरित होंगे, प्रस्फुटित होंगे, पुष्पित पल्लवित होंगे और फिर आपको उस पेड़ को जड़ से उखाड़ने में बहुत समय लग जाएगा और उसको उखाड़ने में न केवल समय जाएगा बल्कि लोग भी मरेंगे। आपको फिर कोई ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ेगा। तो इस तरह के वहाँ तक जो एडवांस स्टेज में जो कैंसर पहुँच जाए, वहाँ पहुँचने से पहले आपको अभी ही टारगेटेड कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि अमित शाह इस पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। सब देखिए आप कि सब पवन खेड़ा और इसी में उलझे हुए हैं। हिमांता बिस्वा शर्मा ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने दिया है, कपिल मिश्रा लिख रहे हैं इस पर, और एक राठौर, राज्यवर्धन सिंह राठौर जी ने, उन्होंने लिखा है, लेकिन वो किसी दूसरे मुद्दे को लेकर लिख रहे हैं। तो खालिस्तान के मुद्दे पे एक भी केंद्रीय मंत्री जो है आपको कुछ भी डायरेक्ट लिखता हुआ नज़र नहीं आया, इनडायरेक्ट भी लिखता नज़र नहीं आया। आप इन सब के एक एक के ट्विटर पर जाइए तो सब जो है मोदी जी ने किस रैली में क्या किया है वो लगातार रीट्वीट मारते हुए या कोट ट्वीट मारते हुए नजर आ रहे हैं। इसके इतर अगर उनको केवल जो फॉलो कर रहा होगा उनको लग रहा होगा कि नहीं पंजाब में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। परसों जो है मोदी जी का एक ट्वीट आया था, वो पहला 3 लाइन आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ हम जो है वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन और हम उस पर जो है गंभीरता से नज़र बनाए हुए हैं कि ताजिकिस्तान में भूकंप आ गया। मुझे लगा कि वहाँ पे लिखा हुआ होगा कि पंजाब, और मैं ये कोई उपहास की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ, ये वास्तव में मुझे लगा कि हाँ, और मोदी जी का एक बहुत सीरियस वाला फोटो लगा हुआ है, ये ट्वीट आप स्वयं देख लीजिए। और वहाँ पर ताजिकिस्तान को देखकर मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि यार अपने देश में आपकी पुलिस जो है नपुंसकों की तरह खड़ी है, पेल दी जाती है, और उसके बाद भी उसको छोड़ने के लिए लवप्रीत तूफान को आप देखिए कि इतनी सहमी हुई पुलिस कि हर जगह पे, मतलब उस गली में पुलिस तैनात है, इधर तैनात है कि कुछ हो ना जाए, वो करती हुई आपकी सहमी हुई पुलिस नजर आती है और मोदी जी का उस पर ट्वीट नहीं आता है। जबकि ये प्रॉपर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको पुश किया जा रहा है, वो हो रहा है, और आपका या आपके डिपार्टमेंट का या जो भी किसी भी हैंडल से, NarendraModi.in का एक हैंडल है, PMO इंडिया का एक हैंडल है, नरेंद्र मोदी का अपना एक हैंडल है, 3 हैंडल तो प्रधानमंत्री के हैं, होम मिनिस्ट्री का हो गया चौथा, अमित शाह का हो गया 5वां। इन 5 हैंडलों में से एक पर भी कुछ नहीं है। क्यों? यह तो आपको बताना पड़ेगा ना। आप यह कह के नहीं खेल सकते कि नहीं जो कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं वो काम कर रहे हैं। कंसर्न्ड ऑफिशियल्स तो बंगाल में भी काम कर रहे थे, बंगाल में भी इतनी हत्याएं हुई थी।
तब जब आप पर बार बार, चाहे बंगाल हो, किसान आंदोलन हो, शाहीन बाग हो, हर जगह पर आपकी चुप्पी रही है। जब तक वो एक्सट्रीम में नहीं पहुंच जाता है तब तक आप कुछ नहीं करते, और एक्सट्रीम में पहुंच भी जाता है तब भी आप कुछ नहीं करते हैं। बंगाल में तो आपने कुछ नहीं किया ना। आपने जो भी किया हो कि अभी जो है थोड़ी बहुत शांति है, लेकिन अभी भी लोग मर रहे हैं बंगाल में, अभी भी भाजपा कार्यकर्ताओं को काटा जा रहा है। तो आपने क्या किया कि नहीं, हमने ममता को जो है देखो कोर्ट में खींच करके बुला लिया। उससे हुआ क्या मुझे नहीं लगता है और किसी को नहीं पता है। इस पर मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आप कुछ एक्चुअल में कर भी रहे हैं ना, तो न्यायिक प्रक्रिया जो बहुत लंबी चलती है, पुलिसिया प्रक्रिया लंबी चलती है, उसमें वो देखेंगे कौन कौन आया था, फेस आइडेंटिफाई होगा, सब कुछ होगा, कानून की गति अपनी है। लेकिन जो चीज़ तीव्रता के साथ आप डिजिटली दर्ज कर सकते थे कि नहीं हमने इसका संज्ञान लिया है, वो था ट्विटर पे आप एक ट्वीट कर देते। आपने उमेश कोल्हे पे किया ना ट्वीट, होम मिनिस्ट्री के जो HMO इंडिया है उससे आया था ट्वीट कि NIA उसकी जांच कर रही है, और हमें लगा कि नहीं, हम सब ने कहा कि नहीं एक्चुअल में संज्ञान लिया है होम मिनिस्ट्री ने, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नॉर्मली अभी तक हिंदुओं के मरने पे एक ट्वीट भी नहीं आता था। तो वो हमें लगा कि एक बड़ी बात है, और लोग फिर संतुष्ट हो गए कि हाँ एक्चुअल में काम हो रहा है, वास्तव में NIA काम कर रही है। अब इसी सिनेरियो को आप उस तरह से देखिए कि होम मिनिस्ट्री कुछ नहीं बोलती, NIA का कोई ट्वीट नहीं आता, NIA काम करती रहती, उसका कोई ट्वीट नहीं आता, होम मिनिस्ट्री का भी कोई ट्वीट नहीं आता। तब पब्लिक के सेंटिमेंट्स अलग होते। वो आपको यह प्रश्न पूछती रहती कि आप कर क्या रहे, आप क्यों नहीं इस पर कोई भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं या इसकी समीक्षा कर रहे हैं, इसका संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं। केवल नेता ही नहीं और ये हैंडल ही नहीं, जो मिशंस हैं भारत के, जो दूतावास होते हैं, आज तो मुझे पता चला ब्रिस्बेन में कॉन्सुलेट ऑफिस था, उस पर भी खालिस्तानियों ने हमला कर दिया। जब रेफरेंडम हुआ इन्होंने कुछ नहीं बोला। इनके यहाँ कुछ होता है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का आधिकारिक बयान आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो इतना कुछ हो रहा है वहां पर से कुछ नहीं आ रहा है। ब्रिस्बेन से, मतलब जहां पर संभवतः मेलबर्न में ये रेफरेंडम हुआ था, वहां की कॉन्सुलेट ऑफिस कुछ नहीं बोला। बाकी जगह विशाल जूट का मामला हुआ था, उस पर वहां कॉन्सुलेट ने कुछ नहीं बोला था। तो ये खालिस्तानी कोढ़ जो वहां पे पनप रहा है, और विदेश में रह करके फिर कॉन्सुलेट का क्या काम, खाली वीजा देना। कॉन्सुलेट का और भी काम होता है ना, बैकडोर में वो क्या क्या करते हैं, बाकी लोगों से लाइजन करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, पता करते रहते हैं कि इस देश में हमारे देश के खिलाफ तो कोई गतिविधि, कि खाली वो चीन और पाकिस्तान पे ही है। आपको पता नहीं है कि कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में किस तरह की गतिविधियां हो रही है और कैसे फंडिंग जा रही है, या वैचारिक समर्थन कैसे मिलता है। आपके राष्ट्र के खिलाफ रेफरेंडम हो जाता है और आप चुप बैठे रह जाते हैं। तो मिशन चुप रहेंगे तो फिर कल तक मंदिरों पर लिख रहे थे खालिस्तान जिंदाबाद, मोदी हाय हाय, जो भी है, और आज आपके कॉन्सुलेट पे हमला हो रहा है। कल को कोई रॉकेट लॉन्चर भी मारेगा। ये वही लेवल है। आपको लग रहा है कि ये खाली स्प्रे पैंट से लिख रहे हैं और ऊपर से एक आध दो पत्थर मार देंगे, नहीं नहीं नहीं। आगे इसी तरह से, जिस तरह से हमने सिडनी में तिरंगा रैली में देखा, मेलबर्न में तिरंगा रैली में देखा, हमने देखा है मारपीट हो रही है। अभी डंडे से हो रही है, आगे गोली से होगी, और कोई ना कोई आपके कॉन्सुलेट पे मारेगा रॉकेट लॉन्चर, ये तय है। इसी तरह से धीरे धीरे उनको दिखाना है ना भाई, ये उसी राह पर जा रहे हैं जो आईसिस वाले कर रहे हैं। और इसके बाद एक और चीज आप देखिए कि गवर्नर के साथ जो है हर जगह पर जहां पे भाजपा की सरकार नहीं है, उससे एक लगातार एक विरोध की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। और ये अभी हमें दिखा गवर्नर ऑफ पंजाब के साथ जो भगवंत मान ने किया, उसने ट्विटर पे वो जवाब दे रहा है, और उसके बाद वो यह लिख रहा है कि हम तो तुम्हें गवर्नर मानते ही नहीं, गवर्नर है कौन, पंजाब की 3 करोड़ जनता के लिए हम उत्तरदायित्व है, कोई दूसरे का, सेंटर का चुना हुआ गवर्नर नहीं। इस तरह से इसको आप इस तरह से देखिए कि आरिफ मोहम्मद खान जो है उधर केरल में, उनके लिए केरल का मुख्यमंत्री क्या बयान देता है। आप देखिए कि जो धनखड़ साहब थे हमारे, जब बंगाल में थे, तो उनको लेकर के ममता बनर्जी क्या बयान देती थी। उसी तरह से आप चले जाइए कश्मीर में,
उस वक्त जो है वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये सारी चीज़ों को लेकर के आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो माहौल इन्होंने भाजपा के खिलाफ, और ये जो कहते हैं ना फेडरल स्ट्रक्चर, उसकी बहुत बात करते हैं वामपंथी, उसको सबसे ज़्यादा तोड़ने का कार्य यही गैर भाजपा शासित प्रदेशों में हो रहा है। सीबीआई को घुसने की एक नेचुरल परमिशन होती थी स्टेट्स में कि आप घुस जाइए, आपको इन्फॉर्म करना है, परमिशन नहीं लेना है, या रेड मारना है तो आपको इन्फॉर्म भी नहीं करना है, बाद में वो जो फॉर्मेलिटीज हैं वो सब। कई प्रदेशों में अब सीबीआई की एंट्री जो है स्वतः जो पहले मिलती थी वो बैन हो गई है। आप बिना एक्सप्लिसिट परमिशन के आ ही नहीं सकते। आप सोचिए, किसी पर आपको छापा मारना है, किसी को अरेस्ट करना है, उसको ये क्या कर रहे हैं कि पहले आपको बताना, स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपरली लीक कर सकते हैं उनके प्लान को, वो आदमी जो है घर खाली कर लेगा और सीबीआई को घंटा कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि इस तरह की स्थिति क्यों उत्पन्न की जा रही है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उनके साथ बिस्तर पर अलग अलग पोजीशंस में जो है वो कार्य कर रही है, और लेटी हुई है, सोई हुई है, घुटनों पर है, पीछे घूम करके, और जो गोद में है, जिस तरह से आप कल्पना कर सकते हैं खालिस्तानियों की गोद में या उसके बेड में आम आदमी पार्टी जो है वो जो है अपना काम जो है अपना योगदान दे रही है। अब प्रश्न आता है कि ये स्थिति जो है यहाँ तक पहुँची कैसे। तो ये ऐसा नहीं है कि ये पिछले एक महीने में आ गई, जब से अमृतपाल का नाम जो है थोड़ा सा मेन स्ट्रीम मीडिया में डिस्कस होने लगा। नहीं नहीं नहीं, ये आपको ले जाना पड़ेगा शाहीन बाग तक। शाहीन बाग में जिस तरह से लंगर वाले आए थे, वो लोग कौन थे? जो इन राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर हमला करने वाले आक्रमणकारी लोगों के साथ खड़े थे, वो कौन थे लोग? वो कोई अच्छे वाले वो सिख नहीं थे, वो यही लोग थे। वहाँ से इनको प्रेरणा भी मिलती है कि यार शाहीन बाग के ऊपर सरकार ने कुछ नहीं किया। और शाहीन बाग का तो छोड़ो कि वहाँ पे बैठे हुए हमने डिसरप्ट कर दी इकोनॉमिक फ्लो जो है, ट्रेड को, सब कुछ को डिसरप्ट करके हजारों करोड़ों का की क्षति जो है पहुँचाई भारत सरकार को, बल्कि उन्होंने दंगे किए और उसके बाद भी वहाँ पे लोग बैठे रहे, और उसके बाद भी सरकार की इतनी उसका साहस नहीं हो पाया कि उसको हटा सके। तो वहाँ से इनको प्रेरणा मिलती है, उसमें कुछ लोग इनके सम्मिलित थे। अब उसके बाद क्या होता है किसान आंदोलन। पायलट प्रोजेक्ट इनका भी शाहीन बाग से ही आरंभ हो गया था। किसान आंदोलन में भी आप देखिए कि ये लोग न केवल वहाँ पे उन्होंने सड़क को ब्लॉक किया, बल्कि सरकार से मनवाया और वापस करवा लिया पूरा का पूरा तीनों कानून, संसद द्वारा पारित कानून वापस करवा लिए। तो इनको लगा कि नहीं, हम कुछ कर सकते हैं वास्तव में। और वो देखिए, आढ़त वालों के कारण जो बिल वापस हुए हैं, आज नासिक के प्याज उपजाने वाले वो बोल रहे हैं कि हमें 2 रुपया मिल रहा है प्याज का, हमारी लागत भी नहीं निकल पा रही है। तो तुम लोगों ने क्यों नहीं विरोध किया था इनके विरोध में? खैर वो तो विषयांतर हो जाएगा। वहाँ पर हुआ। उसके बाद होती है ट्रैक्टर रैली, जो काफ़ी हिंसक हुई। लाल किला के ऊपर खालिस्तानी झंडा लाद दिया गया, मारपीट, तोड़फोड़, आपके पुलिस को, आपके अर्धसैनिक बलों को बुरी तरह से पीटा गया, हिंसा हुई। आपने कुछ नहीं बोला, एक शब्द उस पर नहीं बोला गया कि हम कार्रवाई करेंगे, हम देख रहे हैं ये गलत है, खालिस्तानी एलिमेंट्स को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहाँ पर ये कहते नहीं, निशान साहिब है कि चर्चा इस पे हो गई कि झंडा है कौन सा। ये मैटर करता है कि झंडा कौन सा है, मैटर ये करता है ना कि वहाँ तिरंगा लहराया जाता था, और वहाँ पर खालिस्तानियों की भीड़ जो है चढ़ जाती है, जिसको तुम किसान मान रहे थे। ये हो गया, ये फैसिलिटेट आपने किया। उसके बाद क्या हो रहा है, जो मैं कह रहा था कि अगर आपने स्टेटमेंट दिया होता, सब ने कंडेम किया होता कि ये सब जो है गलत है, ये खालिस्तानी विचारधारा जो है उसका हम विरोध करते हैं, आपने नहीं बोला। आपको लग रहा था कि वो पंजाब में जो है चुनाव है उस पर आ गया ना, चुनाव में आपके 400 सीट आ गए, और चुनाव में तो वहाँ जो है पंजाब में भाजपा के नेता प्रधानमंत्री बने हुए हैं, है कि नहीं? और ये एक बार नहीं, आप तो कई बार लल्लू बन चुके हैं। शाहीन बाग के बाद इतना एक्सपोज हो गया अरविंद केजरीवाल कि आज विजय मल्होत्रा और मनोज तिवारी जो है चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, है कि नहीं? तो यही आपकी आशाएं थे, वो प्रतिफलित हुई, इसीलिए तो आप चुप हैं। अभी जो खालिस्तानियों ने जो वहाँ पे हमला किया था लाल किले पे,
उस पर क्या कार्रवाई हो रही है ये किसी को पता नहीं है, कोई अपडेट उस पर नहीं है। लेकिन आपने उस वक्त लिख दिया होता तो हमें पता होता कि नहीं सरकार के संज्ञान में है और मैं यह प्रश्न आप पर नहीं उठा रहा होता। उसके बाद बनती है सरकार पंजाब में आम आदमी पार्टी की। आम आदमी की पार्टी की सरकार अब गोवा में नहीं बन पाई, हिमाचल में नहीं बन पाई, त्रिपुरा में नहीं बन पाती है, पंजाब जैसे बड़े राज्य में बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि आम आदमी पार्टी शुरू से ही खालिस्तानियों से उनका आदान प्रदान, आज से नहीं 2017 वाले भी चुनाव में KPS गिल का भी स्टेटमेंट है कि वो जो है खालिस्तानियों को आम आदमी पार्टी प्लेटफॉर्म दे रहा है। तो उसी वक्त से वहाँ से चल रहा है और 2022 में वही जाके होता है। सरकार बनती है और सरकार अगर आपने बनाया है उनका फंड लेके, मान लीजिए कि आपने किया है तो आपको तो गिव एंड टेक में कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो अब वही सरकार कि पुलिस मूक दर्शक बन के खड़ी है और पुलिस में भी मुझे लगता है कि बहुत ऐसे होंगे जो चाह रहे होंगे कि नहीं खालिस्तान बने। तो ऐसा नहीं है कि सबका साथ इनको नहीं मिला है, बहुत सारे मूक दर्शक भी हैं इस पूरी प्रक्रिया में। तो वहाँ से सरकार बनने के बाद आप देखेंगे तुरंत ही बेअदबी के नाम पे 4-5 इंसिडेंट्स होते हैं। कपूरथला में होता है, मुझे लगता है अमृतसर में भी होता है और 2-4 राज्यों में होता है कि कहीं पे मार दिया गया। कहीं बिहार की महिला थी, बीड़ी पी रहे थे, उसको थप्पड़ मार दिया गया। एक जो शिव भगवान का रूप बना के जो बहुरूपीय घूमते हैं बेचारे, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था वो बालक, उसको जो है मार दिया गया। और सारी चीज़ें गुरुद्वारे के भीतर मार करके फेंक दे रहे हैं और पुलिस जो है गुरुद्वारे के बाहर खड़ी रहती थी। इस तरह के हमने देखे। उसके बाद रैलियाँ जो होती है, रैलियों का साइज 10, 20, 50 से 100, 200, 500 होने लगा। ये सारी चीज़ें हमने देखा और वो अंततः अभी जो लेटेस्ट है कि पुलिस स्टेशन पे हमले के रूप में जाके परिणत होता है। तो ये 1 साल में बहुत कुछ जो है वो बदल चुका है। खालिस्तानी 2.0 जो विचारधारा यहाँ पे आई है। समाज क्या कर रहा है वहाँ का? समाज वहाँ का चुप है। एक तो डर के मारे चुप है क्योंकि जो पंजाब में वहाँ के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हम में से वहाँ पे जो खास करके हिंदुओं की स्थिति बहुत विकट है पंजाब में। आपके कोई मित्र रहते हैं तो पता कीजिए कि वो किस तरह के भय में जी रहे हैं। ये भय उसी तरह का है जो 80 के दशक में वहाँ पे पंजाब में था हिंदुओं को लेकर। और हिंदुओं की पॉपुलेशन घटी है पंजाब में, बढ़ी नहीं है। तो आपको उस तरह से भी देखना पड़ेगा कि पंजाब का हिंदू समाज वहाँ पर क्या झेल रहा है। एक और प्रश्न आता है, ये हिंदुओं को जातिवादी बताते हैं, बोलते हैं कि नहीं हम तो उनसे अलग हैं, हिंदुओं में इतना जात पात है, फलाना डिमका है। इनसे पूछा जाए कि क्या पंजाब के गांव में दलितों के गुरुद्वारे अलग नहीं होते? वाल्मीकि समाज कौन है तुम्हारे अंदर? वाल्मीकि सिख हैं, उसको क्या तुम अपने साथ बिठाते हो? क्या तुम्हारे अंदर जातिवाद नहीं है? भयावह जातिवाद है। कम से कम हिंदुओं में तो अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग मंदिर तो नहीं है। जो अस्पृश्यता थी, अछूत था एक लंबे समय तक, वो तो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। दलित और जो भी पिछड़ी जाति के लोग हैं, क्या वो मंदिरों में नहीं जाते? क्या वो अलाउड नहीं है? तो इन पर इनको स्वयं ही चिंतन करना चाहिए। एक और चीज़ है, जो कल ही मैं एक स्पेस में था तो वहाँ पे मेजर सुरेंद्र पूनिया जी बोल रहे थे। उन्होंने बोला कि उनके जो भी मित्र पंजाब में हैं, जो सेना में हैं, वो वापस जब अपने घर पे आते हैं तो उनसे यही खालिस्तानी विचारधारा को समर्थन देने वाले लोग पूछते हैं कि तुम हिंदुस्तानी सेना के साथ हो, कैसे सिख हो तुम? इस तरह की भी एक अंतर्निहित घृणा की भावना जो है वहाँ के सिखों में, सिख फौजियों में लाई जा रही है। और इसके पैरेलल्स आप सीधे कश्मीर से ड्रॉ कर सकते हैं कि कश्मीर में अगर कोई मुसलमान सेना में चला जाता था या कोई मुसलमान जो है उनके जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स में है तो उनकी हत्या इन्होंने की है। शायद एक औरंगजेब नाम था, उसको मार दिया था इन्होंने खींच करके, लेफ्टिनेंट था शायद वो। ऐसे ही और भी एक के नाम में पंडित था, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो। इन्होंने बार बार पुलिस के अफसरों को मारा है। मैं ये कश्मीर की बात कर रहा हूँ। तो वही सेम पैरेलल आज ये भड़का रहे हैं। कल को ये सरकार के सामने अपनी मतलब हिम्मत और साहस दिखाने के लिए ये उनकी हत्याएं भी करेंगे जो इनके साथ खड़ा नहीं होगा। और यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि एक बहुत बड़ा सिख समुदाय
जो इनके विरोध में है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ क्या हो सकता है। उनको डर इसलिए भी लग रहा है कि न केवल उनके साथ क्या हो सकता है, क्योंकि पुलिस इनएक्टिव कुछ नहीं कर रही है, पुलिस चुप बैठती है। जब पुलिस पे ही हमला हो रहा है तो आम आदमी की क्या वहां पे स्थिति रह जाएगी, इसलिए वो चुप होकर ये सब कुछ सहने को विवश है। अब जो है खालिस्तानियों के नाम मेरा कुछ संदेश है और वो गौर से ये लोग बड़े ही ध्यान से सुने। अगर गूदा है तुम लोगों में तो अफगानिस्तान से जो सर पर ग्रंथ लेकर लौटे थे ना सिख भाई हमारे, जाओ उन ग्रंथों को ले जाओ और उन्हीं गुरुद्वारों में स्थापित करके आओ। है इतना गूदा है तो पाकिस्तान के लाहौर में जाओ जहां सैकड़ों गुरुद्वारे थे, और उन गुरुद्वारों में अभी क्या हो रहा है वो जाके पता करो। जाकर खालिस्तान का राज जो है वहां पे स्थापित करो। राजधानी तो तुम्हारी लाहौर ही थी ना, वहां क्यों नहीं जाते तुम? यहां पर क्यों? यहां पे तो सिख हैं ही, और क्या यहां पर सिखों ने कभी एकजुट होकर बोला है कि हमें ये सरकार नहीं चाहिए? तो स्वयं की सरकार चुन ही रहे। तो तुम जो टूटपुंजी है, जो ट्रक ड्राइवर बन के आए हो तुम, जो अचानक से तुम्हारे ना तुम्हारे बाल पूर्णतः संरक्षित है, ना तुम्हारी दाढ़ी बाल सब कटवा कर तुम आज जो है सिखों के रहनुमा बनने आ गए, तुम उनका प्रतिनिधित्व करने आ गए। तुमने पग पहनकर अपने उस यो डूड टाइप का जो सर था उसको छुपा लिया है तुमने, और तुम आज सिखों के हित की बात कर रहे हो। जाओ ना, जहां जहां पर इस तरह की घटनाएं हुए वहां जाओ, वहां निहंगों को भेजो। उन्हीं निहंगों को भेजो जो हिंदू स्त्रियों के मंदिरों से जो है उसके घर में घुस करके बोल रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब जो है यहाँ पे मूर्तियों के साथ नहीं रहेगा। रेफरेंडम में उसका जो पीडीएफ आया तो उसमें मुसलमानों की चाट रहे थे तुम लोग। तुम्हारा यही है, तुम्हारी यही स्थिति है कि जिन्होंने तुम्हारे गुरुओं को, उनके पुत्रों की बलि चढ़ाई है, उनकी तुम आज चरण वंदना कर रहे हो। इसीलिए तुम्हारा कभी भी कोई भी लक्ष्य तुम्हारा सिक्खी को रिवाइव करने का है ही नहीं। तुम्हारा पूरा का पूरा लक्ष्य यह है कि तुम सत्ता लोलुप हो। तुम्हें लगता है, मतलब किसी स्वप्न में लगता है कि तुम भारत से अलग होके तुम जो है अलग एक राष्ट्र बना लोगे और उसके तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे। ये तुम खुमारी में हो। रात्रि काल में अत्यधिक कुछ सेवन कर लिया है ना, तो वो खुमारी धीरे धीरे तुम्हारी उतर रही है। इससे इतर कुछ भी नहीं है। जिनको अभी कंफ्यूजन है कि ये सिख धर्म की बात कर रहे, इनसे पूछो ना, इनसे पूछो कि तुम जो राज करेगा खालसा की बात कर रहे हो वो किस संदर्भ में लिखा गया था। क्या वो गजवाए हिंद के पैरेलल में है? दिखा तो इसी तरह से रहा है अमृतपाल कि राज करेगा खालसा, हमारा जितना राज था। तो भाई तुम्हारे राज से पहले तो फिर हिंदुओं का राज था। हम तो अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जाएंगे कि हिंदू कुश से लेकर जावा सुमात्रा तक हमारा राज था, तो हम फिर उसके लिए तैयार होने लगे। तो ये जो अलग अलग चीज़ों को ये क्या करते हैं ना कि जो अनभिज्ञ जनता है उनको ये लोग बार बार इसी तरह से, जिनको इतिहास पता नहीं है उनको ये गलत इतिहास देते हैं कि गुरु नानक देव ने एकदम जात पात का विरोध किया था और उन्होंने कहा था मूर्ति पूजा तो बेकार होती है। मूर्ति पूजा बेकार होती है इसीलिए हम हिंदू धर्म से अलग हो रहे हैं और हिंदुओं से भी स्वयं को अलग करो। ये इस तरह का उनके पीडीएफ में लिखा हुआ था जो रेफरेंडम के लिए बांटा गया। ये किसके लिए पीडीएफ था? उनके लिए था जो कभी भारत में रहे नहीं, या जिन्होंने पूरी तरह से, जिनको पंजाबी भाषा नहीं आती या वहाँ का इतिहास पता नहीं, उनको ये लोग जो है फीड करते हैं कि हिंदुओं से तुम अलग हो। उनको जो है ट्रांसलेशन पढ़ाया जाता है जिसमें हरि, राम, गोपाल, गोविंद, मुरारी, नारायण, परमपिता, परमेश्वर, भगवान, इतने तरह के 15,000 से अधिक बार गुरु ग्रंथ साहिब में प्रयोग हुआ इन शब्दों का। उन सब को ट्रांसलेट करके द सुप्रीम वन ये कह करके इन बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो वो कहाँ से जानेंगे कि तवे पर रख करके रेत जो है तुम्हारे गुरुओं के ऊपर डाला गया। तो उन बच्चों को क्या पता चलेगा कौन डाले? ये तो कल को बोल देंगे कि ये हिंदू ही थे, उन्होंने ही ये सब काम किया था। क्योंकि हिस्ट्री का डिस्टॉर्शन इसी तरह से होता है। और खालिस्तानी जो है इनको सिक्खी से दूर दूर तक इनका कोई वास्ता नहीं है। ये सत्ता लोलुप लोग हैं जिन्हें लगता है कि ये एक शॉर्टकट है क्योंकि ये पावर में आ नहीं सकते पंजाब में। इनकी आइडियोलॉजी सत्ता में कभी पंजाब में आती नहीं, इसलिए अब ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से हम एक मूवमेंट खड़ा कर ले और
हमें जो है लोगों का समर्थन इस नाम पर मिल जाए कि सिखों को हिंदू सता रहे हैं। हिंदू अगर सिखों को सता रहे होते तो स्वतंत्रता के बाद आपके पॉपुलेशन का ग्रोथ और हिंदू के पॉपुलेशन के ग्रोथ में जो अंतर है ना वो कम होता। हिंदुओं का आप देखिए कि पॉपुलेशन ग्रोथ कम ही हो रहा है, और वहाँ पर जिस तरह का आतंक ये लोग जो पिछले 1-2 साल में अत्यधिक मतलब एक पूरा ठीक ठाक मोमेंटम के साथ करने लगे हैं, वो बहुत ही विकट स्थिति है पंजाब में हिंदुओं की। तो ये लोग जहाँ भी ये भाईचारा और ये सब गोल मटोल बातें कर रहे हैं, सब का सब एकदम प्रपंच है, झूठ है। तुम्हारा घोड़ा वही बात है ना, वो पंजाब पुलिस के ही उसमें नाच सकता है। तुम्हारा निहंग जो है ना, जो घोड़े बैठ के पुलिस के जवानों को घायल करता है, अगर वो जिस सिख समाज के प्रतिनिधि के तौर पे तुम बात कर रहे हो तो उसी घोड़े को भेज देते तुम अफगानिस्तान कि बेटा इसी पे लाद के ले जा। जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब को वहाँ से लाना पड़ा था, विस्थापित होना पड़ा था अपनी भूमि से, और जाओ वहाँ महाराजा रंजीत सिंह का सरकार वहाँ पे चला करता था, हमारे सिख की रियासत वहाँ पे था। जाओ बेटा घोड़े बैठो और गुरु ग्रंथ साहिब लेके जाओ और वहाँ के गुरुद्वारे में स्थापित करके आओ, और मैं तुम्हारे साथ 100 निहंगों की 100 खालिस्तानियों को भेजता हूँ। ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि उसके लिए चाहिए गूदा, वो है नहीं तुम्हारे में। तुम्हारे में यही है कि तुम एक जो कुछ लोग हैं बिके हुए भ्रष्टाचारी लोग जो भारत की अखंडता के साथ समझौता करने को तत्पर हैं, उनकी शाह पर तुम थोड़ा बहुत उछल कूद रहे हो, और उसके बाद जो वामपंथी मीडिया है वो तुमको आने वाले दिनों में तुम्हारी कुछ प्रोफाइलिंग करेगी, और उसके बाद तुम चाहते हो कि हम चमक जाएं, हम भी पोस्टर बॉय बन जाएं, हमारे भी टी शर्ट पे जो है फोटोएं लगने लगे, और हम भी जो है संत अमृतपाल जो है वो हो जाए। 25 साल के बेरोजगार लौंडे जो ट्रक चलाते थे कल तक, वो तय नहीं करेंगे कि भारत की अखंडता सुरक्षित रहेगी कि नहीं। 25 साल के वो लौंडे जो बालों में जेल लगा के अपनी सेल्फी लेके पोस्ट करके उसी में उसके लाइक्स को अपनी उपलब्धि मानते थे, वो यह तय नहीं करेंगे कि सिखों का प्रतिनिधि कौन बनेगा। सिखों का प्रतिनिधित्व तो वही सिख करेंगे जो पंजाब में हैं, जिन्होंने एक सत्ता भी चुनी है और उसका दुर्भाग्य वो झेल रहे हैं। तो सिखों के प्रतिनिधि बनकर तुम जो है लोगों को बरगलाओ मत। सिख जो है अपने लोगों को नहीं काटते हैं। आज तुम जिस तलवार से, जिस बंदूक से, जिन लाठियों से और पत्थर लेके तुम अपने ही राष्ट्र के पुलिस स्टेशन पे हमला करते हो, वो बताता है कि तुम्हारा सिक्खी से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। पहले सेल्फ डिटर्मिनेशन की स्पेलिंग जो है वो सीख लो, उच्चारण करना कॉन्स्टिट्यूशन का सीख लो, और उसके बाद चर्चा करना, तब कोई बैठ करके तुम्हारी बातें सुनेगा। अभी लग रहा है कि तुम एक तोता हो जिसको पगड़ी पहना दी गई है और वो सिख हो गया है। तुम फर्जी सिख हो, और तुम्हारी बात कोई भी जो भी राष्ट्रवादी सिख होगा जो इसमें प्राइड लेता है कि हमने इस राष्ट्र की रक्षा की है, वो कभी भी तुम्हें अपना हीरो नहीं मानेगा, और वो ना ही वो मानते हैं। ये मैक्स सिख और अब्रमाइज्ड सिख जो हैं वही लोग वही तुम्हारे पीछे चल रहे हैं, क्योंकि उनको देश की अखंडता से या सिक्खी से उनको दूर दूर तक कोई लेना नहीं। उनको डिस्टर्ब करना है कि ये सरकार चल कैसे रही है मोदी की, और वही टारगेट है। इसीलिए तुम लोग इस तरह से थोड़ा बहुत अभी चर्चा में आ रहे हो, और इस तरह का जो भी प्रपंच चल रहा है उसमें ना आए। आपको डिबेट के लिए अगर कोई उलझाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं यार सेल्फ डिटर्मिनेशन तो होना चाहिए, उसमें ना उलझाएं। जो व्यक्ति यह कहता हो कि नहीं अमृतपाल बोल रहा है क्या ड्रग के खिलाफ हम हैं, तो एक टेररिस्ट से आप ड्रग के खिलाफ मतलब सोशल कैंपेन, सोशल कॉज पे बात करेंगे। आपको यही बात क्या बाकी नेता नहीं बोल रहे हैं कि ड्रग छोड़ दो, तो उसके पीछे आप क्यों नहीं खड़े होते? आपको अमृतपाल ये मतलब एक आदमी बंदूक हाथ में लेकर के और मिलिटेंसी को जो उपद्रव को बढ़ावा देगा वो आपको बताएगा कि आपको ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, और स्वयं उसका इतिहास जाके देख लीजिए कि वो स्वयं लेता है कि नहीं, या उसके समर्थकों की भीड़ में क्या कोई दारू नहीं पीता, कोई गांजा नहीं पीता और कोई ड्रग्स नहीं लेता? ये किसको मूर्ख बना रहे हैं ये लोग? तो इस चर्चा में, इस प्रपंच में बिल्कुल नहीं पड़ेगा कि नहीं डिबेट तो करना चाहिए, चर्चा तो कर। इनके साथ डिबेट नहीं होना चाहिए जो भारत की अखंडता पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।